हेलो रिकॉर्डिंग में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है सूर्या जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी लोग जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं बच्चे। और आप सभी लोग जो है आज आप लोग के सामने जो है क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको सोशल साइंस में जो है यूरोप में राष्ट्रवाद उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इससे पहले एक वीडियो आपको डालकर रखे हैं, लिंक में भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो जो था आपको मैप क्लास से रिलेटेड था। ये आपको एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन तीनों ऐसा कंटिनेंट है, तीनों को आप माइंड सेट करिएगा मैप में, तो आपको समझने में थोड़ा सा समाधान मतलब बहुत ईजी महसूस होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं पॉइंट बाई पॉइंट करके कि किस तरह से जो है एक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। ये समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद होने का क्या कारण है, इसके क्या ऐसे मतलब होने का लक्षण कारण था जिसके वजह से राष्ट्रवाद जो है पूरी दुनिया में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो गई, नेशनलिज्म। तो अब हम बिना देर किए वीडियो को अब देखिए आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे क्या चीज़, सबसे पहले समझेंगे चीज़ों को कि राष्ट्रवाद है क्या बाबू। देखिए हम लोगों को जहाँ तक कि मतलब ये जानकारियाँ रहती है कि राष्ट्रवाद हर टीचर देखिए अपना अपना तरीके से पढ़ाने का एक रीज़न रहता है। आपको देखिए इतना बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे, इतिहास जो है ना इतने आपको आसान महसूस होंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले जो है इतिहास पढ़ने से पहले आप मैप एक बार देख लीजिएगा। नक्शा का सारा क्लास ओवरऑल कंप्लीट कर लीजिए। देखिए नक्शा में दो चीज़ें आता है, एक फिजिकल मैप आता है, एक पॉलिटिकल मैप आता है। तो फिजिकल जो होता है भौतिक वातावरण के बारे में जानकारी देता है, पॉलिटिकल जो होता है राजनीतिक चीज़ों के बारे में बताता है। तो आपको सोशल साइंस जो है ना बहुत बच्चों का ये रहता है कि बहुत टफ लगता है, इसको याद कैसे किया जाए, रटा जाए। तो हम आपको बताते हैं बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीके से, आपको इजी तरीके से आपको बताएंगे ये आपको कि किस तरह से सोशल साइंस को पढ़ना है। जी बाबू, सोशल साइंस में आपको टोटल 80 नंबर का ये सवाल आता है 10th में, उसमें 20 आपको प्रैक्टिकल रहता है। तो आपको 80 नंबर के लिए आपको एकदम परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। आपको 80 नंबर में से ना आपको एकदम 100% गारंटी देते हैं कि आपको 75 प्लस ही आप सभी लोगों का मार्क्स रहेगा, बशर्ते आप लोग एकदम बेहतरीन ढंग से आप स्टडी करते रहिएगा। अब सोशल साइंस में देखिए अलग अलग तरह के सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें आ जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और साथ ही में उसी में आ जाते हैं डिजास्टर, जिसको आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का है हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम लोग चैप्टर वाइज समझेंगे उसको कि आखिर हिस्ट्री ऐसा क्या बताता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हिस्ट्री के बारे में कुछ न कुछ जानकारी इकट्ठा कर रखे होंगे। जैसे हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं इतिहास। इति प्लस हास, इति का मतलब होता है क्या चीज़, मतलब इस प्रकार ऐसा जरूर घटना घटित हुआ होगा। हास मतलब घटनाएं होती हैं, तो ऐसा कुछ ऐसा घटना पहले जरूर घटा होगा। उन सभी चीज़ों का स्टडी जहाँ हम लोग करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अब इतिहास के ये सभी चीज़ें हो गया, तो सब्जेक्ट में हर किसी का बाप होता है, तो इतिहास का भी तो कोई ना कोई बाप रहा होगा। जिस तरह से आप साइंस में याद किए हैं, आप मैथ में याद किए हैं, आपको सोशल साइंस में, तो उसी तरह हिस्ट्री का एक बाप है, उसका नाम क्या है, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है ना हिस्ट्री का जनक माना जाता है, तो आपको हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक कहिएगा। अब ये सभी चीज़ों में ज़्यादा आपको फंसाएंगे नहीं, मेन जो हम लोग का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उस पर हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग का स्टार्टिंग जो चैप्टर होता है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद सबसे पहले है क्या, तो राष्ट्रवाद के देखिए बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन आपको मिलेंगे, आपको रटने से ज़्यादा आपको समझना है। तो देखिए कैसे हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो राष्ट्रवाद में आपको समझने के लिए सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है आप जान लीजिए कि राष्ट्रवाद है क्या बाबू। तो राष्ट्रवाद देखिए एक प्रकार की जो होती है ना भावना होती है। राष्ट्रवाद क्या होता है बाबू, भावना होती है। देखिए राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। जी बाबू, आप लोग इसको समझ गए बहुत बेहतरीन ढंग से। राष्ट्रवाद कहने का मतलब राष्ट्र और वाद, अपने राष्ट्र यानी अपने देश से एक वादा करना है, प्रॉमिस करना है। जिस तरह से आप वादा करते हैं ना अपने उनसे, आप लड़के हैं तो लड़कों से वादा करते हैं, और लड़के रहते हैं तो लड़कियों से वादा करते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अपने देश से एक वादा करेंगे, तो उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद जो होती है ना एक भावना होती है। आप भी किन्हीं से वादा करते हैं ना, तो उनके अंदर क्या होता है, भावना रहता है कि किस भावना से आपको वो प्रॉमिस कर रहे हैं। तो राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी विशेष, विशेष कहने के मतलब खास,
खास भौगोलिक, भौगोलिक कहने के मतलब उसको फिजिकली आप कह सकते हैं, दूसरा बोले तो सांस्कृतिक, और तीसरा बोले तो सामाजिक। भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, तीनों तरीके से अगर जो आप जो है लोगों को रहने में एकता का आप क्या करते हैं, यूनिटी का भावना अगर जो प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। एक और आपको समझ सकते हैं राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस पर आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मनाते हैं। अब राष्ट्रवाद का देखिए बहुत सारे ऐसे ऐसे परिभाषाएं आपको निकल कर आएंगे बाबू। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा या दृढ़ निश्चय या राष्ट्रीय चेतना का उदय, उसकी प्रकृति और प्रति सभी नियमों आदर्शों को बनाए रखना का सिद्धांत ही कहलाता है राष्ट्रवाद। या तो सबसे आसान और शॉर्टकट आप याद रखते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। सिंपल से आप याद रखिएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट इन सभी सवालों को ये सोल्व बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, सोल्व भी कर लेते हैं। अगर जो आपसे कभी भी कोई पूछे राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद मतलब अपने देश या अपने राष्ट्र जिस जो प्रेम की भावना होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही क्या कहते हैं बाबू, राष्ट्रवाद। आप जिससे प्रेम करते हैं उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। तो उम्मीद करते हैं राष्ट्रवाद आपको समझ में याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। आगे समझते हैं हम लोग राष्ट्रवाद के क्या समझते हैं कि आखिर राष्ट्रवाद जब होता है तो राष्ट्रवाद का ये बीजारोपण कैसे हुआ होगा। राष्ट्रवाद का हम लोग पढ़ेंगे बीजारोपण। तो देखिए बाबू, बीजारोपण क्या होता है, यानी कि बीज को रोपना, बीज को रोपना बीजारोपण। जैसे राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच से ही हो चुका था। अब देखिए ये जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना है ये उत्पन्न होने का क्या कारण था, यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों आया, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना क्यों आया, आप ही बताइए ना। आपको प्रेम की भावना कब जगता है, आपको प्रेम या प्यार आपको तभी होता है ना जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ, टॉर्चर करता है या आप बुरे परिस्थिति में रहते हैं ना, तो जब कोई आपको कोई सहारा देता है ना तब आपके अंदर क्या आता है, प्रेम यानी लव आपके अंदर जगता है। ऐसे तो जल्दी किसी को लव होता ही नहीं है, प्रेम नहीं होता है, लेकिन ये प्रेम की भावना कब जगती है, जब आपके साथ बहुत बड़ी समस्या हो या बहुत तकलीफ में हो, बहुत दर्द में हो, तो उस स्थिति में आपको क्या होता है ना, प्रेम की भावना जागती है आपके अंदर से। इसी वजह से आपको होता क्या है, प्रेम। तो सेम यहाँ पर भी राष्ट्रवाद की भावना कब जगती है, बीजारोपण कब होता है, जब यूरोप में पुनर्जागरण के काल। पुनर्जागरण मतलब क्या, पुनर् मतलब फिर से, जागरण मतलब जगाना, फिर से उसको जगाने की एक प्रक्रिया को चालू किया गया है जो कि 14वीं शताब्दी के बीच हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, 1789 ईस्वी के जो फ्रांसीसी क्रांति था, आपको पता है कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। यह उन्नत रूप में प्रकट हुआ था, मतलब सबसे एकदम विशाल प्रकट लेकर आया था प्रचंड रूप में। 1789 की जो फ्रांस की क्रांति ये बहुत ही प्रचंड रूप से लेकर आया था। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांस की क्रांति और उसके बाद नेपोलियन के आक्रमणों के महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना तब जगी थी जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, और फ्रांस की क्रांति में सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो नेपोलियन का था। और नेपोलियन देखिए एक छोटा कद यानी छोटा बौना व्यक्ति था जो पूरा जो है फ्रांस को अकेले वो राजतंत्र स्थापित कर दिया। तो नेपोलियन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे उसके नेक्स्ट ये टॉपिक में, तो आपको समझ में आ गया। फ्रांस की क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय ऐसे उच्चतम लोगों को वर्ग जिनमें जमींदार, नवाब, महाजन और रईस लोग होते थे। फ्रांसीसी क्रांति जो है ना राजनीतिक होने कारण क्या था, वहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे, और जिसमें जमींदार आते थे। नवाब कहने के मतलब क्या ना बोलते हैं आप लोग, नवाब बन गए, नवाब कहने का मतलब राजा समझिएगा। और महाजन, महाजन मतलब सेठ साहूकार को कहते हैं। और रईस ने कहता है तू रईस है, एकदम रईस ज़्यादा है। तो इन सभी उच्च वर्ग के लोग ना ये राजनीतिक कारण में बहुत बड़ा योगदान दिए थे, और ये सभी लोगों की वजह से फ्रांसीसी क्रांति ही करना पड़ा। परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और
साधारण की वस्तु बना दिया। अब ये जो बड़े बड़े लोग थे ना, फ्रांस की क्रांति की वजह से उनको सड़क पे, अखबार में और सभी जगह उसको एक वस्तु बना दिया था। तो ये कहीं ना कहीं ये फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा क्या था, रीजन था। अब देखिए आगे समझते हैं चीज़ों को। वियना कांग्रेस इसी में आ जाता है। वियना कांग्रेस देखिए क्या होता है। नेपोलियन बोनापार्ट की जब नेपोलियन क्रांति जब हुआ था ना, तो उसके बाद एक कांग्रेस स्थापना हुआ था, वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस क्या है, यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था। वियना कांग्रेस अगर जो आपसे कभी कोई पूछा तो क्या जवाब दीजिए, यूरोपीय जो कंट्री था ना, उनमें जितने सारे राजदूत है, राजदूत कहने के मतलब इन्हें समझिएगा, एगो जैसे बुलेट आता है ना, तब बुलेट के पहले बाप था राजदूत था। तो राजदूत जो होता है ना, गाड़ी के नाम भी था। राजदूत जो होता है ना, वो क्या होता है, राजा के वो एक मंत्री होता है, सिपाही होता है, जिसे राजदूत बोलते हैं। जैसे कि अभी के समय बॉडीगार्ड होते हैं ना, प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड, उसी तरह पहले जो है ना, ये राजाओं का जो मंत्री होता था ना, साथ में रहते थे, उसी को राजदूत बोला जाता था। तो यूरोपीय देशों के राजदूत का एक सम्मेलन था जो सितंबर 18 से 14 जून, अब देखिए 18 से कितना जून, 14 जून 1815 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसे हम लोग वियना कांग्रेस कहते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या थी, वियना, और वियना में ही एक सम्मेलन हुआ था ये सभी राजदूतों के यूरोपियन कंट्री के, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वियना कांग्रेस या वियना कांग्रेस सम्मेलन भी कहते हैं। तो आई थिंक हम समझते हैं कि वियना कांग्रेस भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग छोटे छोटे टॉपिक जो पॉइंट है ना, उसको कवर कर लेते हैं। अगला है उदारवादी किसे कहते हैं। उदारवादी से आप क्या समझते हैं। उदारवादी जो है ना, ये क्या है, उदारवादी लातिनी भाषा के मूल पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। उदारवादी का मतलब क्या होता है, आज़ाद करना। और उदारवाद तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देता है। उदारवादी जो होता है ना, उदारवाद जो होता है, उदार मतलब उद्धार करना, आपका क्या करना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छाई की ओर लेकर जाना। तो उदारवाद जो होता है ना, बहुत जल्दी से वो बदलाव लेकर आता है, जिसके कारण क्या होता है, विकास को प्राथमिकता देता है। आपको उदारवादी एकदम बनना चाहिए। उदारवादी, राष्ट्रवाद, जातिवाद, ये सभी, जातिवाद को तो हटा देना चाहिए। उदारवाद आप रहिएगा तो आपका जो होगा ना, बहुत जल्दी डेवलपमेंट होगा। तो कोई भी देश जो उदारवादी देश होता है ना, उसका बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो उदारवादी भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम समझते हैं क्या चीज बाबू, रूढ़िवादी। अब देखिए रूढ़िवादी क्या होता है। तो रूढ़िवादी एक ऐसी राजनीतिक होती है, देखिए राजनीतिक दर्शन परंपरा और स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी क्या होता है ना, ये परंपराओं को स्थापित करता है और रिवाजों पर जोर देता है। रूढ़ी मतलब क्या चीज़, रूढ़ी मतलब ये परंपरा और स्थापना के काफ़ी ये विकास करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादी। उसके बाद फिर है विचारधारा। क्या है विचारधारा, एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण को इंगित करने वाला विचारों का समूह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विचारधारा। विचारधारा आपका जो होता है ना, एक सामाजिक तरीके से राजनीतिक दृष्टिकोण से दोनों को क्या करता है, समझता है आपको। आप सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरीके से अगर जो जिस फील्ड में आप रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, विचारधारा। तो विचारधारा कहीं ना कहीं आपसे रिलेट रहता है। तो विचार नहीं कहता है कि उसका विचारधारा देखिए बहुत अच्छा है, उसका विचारधारा बहुत उससे मिलता है, मतलब सामाजिक और राजनीतिक तरीके से दोनों तरफ से उसका जो है ना बहुत अच्छा बॉन्ड बना रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं विचारधारा। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत जो है फ्रांस से होती है। राष्ट्रवादी की शुरुआत जो होती है, चेतना कहाँ शुरू होती है बाबू, फ्रांस से। और फ्रांस के बाद यहीं पर आपको एक नया व्यक्ति का जन्म लेता है, जिसका नाम क्या है बाबू, नेपोलियन बोनापार्ट। आखिर नेपोलियन कौन था, नेपोलियन जो है ना, ये पूरे फ्रांस में क्या लेकर आया था, एक प्रकार का क्रांति लेकर आया था। इसी नेपोलियन ने ये सभी जितने सारे यूरोपियन कंट्री था सबसे मुक्ति दिलाया था। एक बहुत छोटा सा एक बालक था नेपोलियन, जो कि जन्म में ही ने ये अपने पिता से बहुत काफ़ी मार और पिटाते रहता, जैसे आप लोग मार और खाते हैं ना, उसी तरह नेपोलियन भी थुराता उता था स्कूल में। तो ये स्कूली शिक्षा में धीरे धीरे स्टडी किया, इसका घर वाला पढ़ा लिखा के इसको सेना में भर्ती करवा दिया। सेना में जाते ही ना, ये तोप के सेना में बहुत ज़्यादा ये काम करने लगे, और धीरे धीरे ये गुप्त मंत्री के साथ आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद फ्रांस में इनको क्या हुआ ना, एंट्री मिल गया। एक बार इनको जो है ना, ये इनको सेना का प्रमुख बनाकर इटली के साथ युद्ध हुआ था ना, तो उसके साथ भेजा गया था। और इटली में जैसे ही इनको भेजा गया ना युद्ध के लिए, तो इटली से जीत कर आए। इनको फिर जब जीत के आए ना इटली से वापस फ्रांस,
इनको बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया गया फ्रांस में। और वहीं से इनका जो है नेपोलियन का एक नया प्रचंड रूप दिखाई देता है और वहीं से ये फ्रांस की क्रांति को बहुत आगे लेकर जाते हैं। नेपोलियन एक महान सम्राट यानी राजा हुआ करता था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया और अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गए। ये 24 साल की उम्र में ही क्या बन गया था बाबू? सेनापति। और ये बहुत शक्तिशाली राजा बना। उसने कई युद्ध में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गए। देखिए, जब आपको सफलता मिल जाती है ना, एक सफलता अगर जो आपको मिलेगी ना बाबू, आपको लगातार सफलता मिलते जाएगी। इसलिए आप मेहनत करना बिल्कुल नहीं भूलिए और पीछे मुड़ के फिर एकदम नहीं देखिए। अगर जो आप आगे बढ़ गया ना तो आपको पिछुंडे देखने की जरूरत नहीं है। तो ये फ्रांस की क्रांति में ये नेपोलियन का बहुत बड़ा योगदान था। जब आपसे पूछे नेपोलियन कौन था, तो नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व और कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया और अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया और उसने बहुत सारे युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। उसके बाद नेपोलियन का शासनकाल क्या था? जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापित कर दिया। अब देखिए बाबू, वहाँ लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र था फ्रांस में। ये बार बार ये चेंज आते गया, जैसे जैसे मतलब राजाओं का परिवर्तन हुआ उसी तरह चेंज लाया। नेपोलियन जो था वो राजतंत्र लेकर आया क्योंकि वो राजा बना और राजा जो बनता है ना उसी को राजतंत्र बोलते हैं। राजतंत्र में ना राजा हर चीज़ के फैसला डिसीजन या कुछ भी करना रहता है तो राजा के हाथ में होता है। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है? लोक मतलब जनता का शासन रहता है। तो लोकतंत्र में जनताओं के द्वारा शासन होता है तो वो जनता ही फैसला लेती है, जनता ही हर चीज़ करती है। इंडिया में ऐसा देखिए होता है, ये नाम का चीज़ होता है लोकतंत्र, लेकिन वो बेचारा लोकतंत्र में ही ना ये इंसान लोग आप लोग कुछ आ जाते हैं। आप ही लोग का देखिए ना लोकतंत्र है, आपको क्या न्याय मिल पाता है सही ढंग से? बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो लोकतंत्र में खास करके ये सभी चीज़ों को आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन राजतंत्र में नहीं। तो नेपोलियन का शासनकाल था राजतंत्र में। अब उसके बाद नेपोलियन देखिए एक नागरिक संहिता नेपोलियन की संहिता कहलाती है। देखिए नेपोलियन जो था ना, नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता 1804 में ये लागू हुआ था, जिसमें ये कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया। ये नेपोलियन एक कानून बनाया। संहिता कहने के मतलब कानून कह सकते हैं, कानून बोलिए या नियम बोलिए। तो नेपोलियन एक कानून बनाया 1804 ईस्वी में, जिसमें सबसे पहला कानून ये था कि सबको बराबर रखा गया। जैसे बड़े या छोटे लोग दोनों का इक्वल दिया, गरीब या अमीर दोनों का इक्वलिटी दिया। ये कभी नहीं ऊंच नीच का कभी ये काम करने का प्रयास ही नहीं किया नेपोलियन। और साथ में ने संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। मतलब जिन लोगों को संपत्ति का जो अधिकार है सभी लोगों को, जैसे कि अभी देखिए ना संपत्ति का अधिकार है, जमीन लिए मुड़ी काट देता है, भाई भाई के लिए लड़ जाता है, बहन बहन के लिए लड़ जाती है। ये सभी अभी संपत्ति जमीन जायदाद के लिए कितना भयानक लड़ाई होता है, लेकिन ये जो नियम कानून बना दिए थे संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा था। तीसरा है भूदासतत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। जागीरदारी क्या होता है? मतलब आपका जमीन रहता है ना तो आकर कोई वहाँ वसूली करता है, टैक्स लेता है। तो इन सभी चीज़ों से मुक्ति दिलाए थे कौन? नेपोलियन। तो नेपोलियन का 3 गो ऐसा प्रमुख ये आता है कौन संहिता। तो 3 संहिता क्या है? सबको बराबर रखा गया, सबका समान अधिकार और उनके संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई गई, जो कि एक संहिता बनकर आया 1804 ईस्वी में। अब देखिए बाबू, आता है जागीरदारी। आपका जागीरदारी किसको कहते हैं? इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा अपने रूप में सरकार को देना पड़ता था, उसी को क्या कहते हैं? जागीरदारी। जागीरदारी में 3 लोग देते थे, किसान, जमींदार और उद्योगपति। तीनों मिलकर क्या करते थे? ये अपना एक पार्ट हिस्सा को सरकार को सौंप देते थे, इसी को जागीरदारी बोला जाता था। 16वीं शताब्दी से पहले यूरोपियन समाज 2 वर्गों में बट गया। एक देखिए आपका मध्यम 2 वर्गों में कौन कौन सा बट गया? एक कुलीन वर्ग आता है और एक आपका आता है कौन सा वर्ग बाबू? निम्न वर्ग आता है। देखिए कुलीन वर्ग में कौन सा रहता है? कुलीन वर्ग जो होता था उच्च वर्ग के थे, जो शासन के साथ सेना के उच्च पदों पर हुआ करते थे। कुलीन वर्ग मतलब नहीं, ये हाई पोजीशन पर होते थे, शासन के साथ रहते थे सेना के उच्च वर्ग में। और जबकि निम्न वर्ग में कृषक वर्ग आते थे जो शोषित होते थे। एक वर्ग का शोषण होता था, किसानों को हमेशा शोषण किया गया है। अभी वर्तमान समय में भी देखे तो किसानों को बहुत शोषण होता है। जबकि कुलीन वर्ग कौन होता है? कुलीन वर्ग जो होता है ना वो अमीरी बन के क्या बैठा हो रहता है, वो क्या करता है मतलब अपने आप को उच्च वर्ग समझता है। किसान धान
धान उपजा के लेकर आएगा और मार्केट में बेचेगा तो उसका देखिए रेट बहुत कम रखेगा, और वही जो सेठ साहूकार दुकान में बैठा रहता है उसी को आप उल्टा खरीदी ना बहुत महंगा देता है, तो वो अमीर बनता है किससे, गरीब को लूट कर। तो उसका शोषण हो जाता था किसान लोगों का। और जो उच्च वर्ग के लोग थे जो शासन के साथ सेना के उच्च पदों पर बैठे हुए रहते थे, बीच में एक और वर्ग जुड़ गया जिसे हम लोग बोलते हैं मध्यम वर्ग कहा गया। मध्यम वर्ग जिसको मिडिल क्लास फैमिली बोले हैं, आप हम सब के सब मिडिल क्लास में आते हैं, मध्यम वर्ग में, ना ऊपर है ना नीचे है, तो बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मध्यम वर्ग। तो देखिए इस तरह से 3 वर्ग का उदय हुआ। एक सबसे पहला आपका उदय हुआ उच्च वर्ग, और दूसरा आपका आ गया मध्यम वर्ग, और तीसरा क्या है बाबू, निम्न वर्ग। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, और एक वर्ग आया आपका निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में ये सभी जो होता है ना कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग को बोला गया कुलीन वर्ग भी। इसमें सभी अमीर लोग आए, जितने सारे अमीर लोग थे ना सब के सब उच्च वर्ग में आए। मध्यम वर्ग में मिडिल क्लास के लोग आए, और निम्न वर्ग में आपको आ जाते हैं कृषि यानी किसान लोग आते हैं। तो ये तीनों जो है नया वर्ग का उत्पत्ति हुआ। 1815 के वियना सम्मेलन के बाद एक तरफ नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई जो 1848 तक चलती रही। और देखिए 1815 के बाद वियना एक सम्मेलन हुआ, और एक तरफ नेपोलियन का युग का अंत हुआ और दूसरा तरफ मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मेटरनिख देखिए ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वहाँ पर आपको एक फिर से युद्ध हुआ था जो 1848 तक चलती रही। और 1815 से 48 तक के काल को मेटरनिख युग कहा गया। आपसे पूछेगा मेटरनिख युग किसे कहते हैं, तो 1815 से 1848 तक के काल को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए हम लोग समझेंगे क्या वियना सम्मेलन क्या है। वियना सम्मेलन देखिए क्या है, तो इसमें नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना 1815 ईस्वी में एकत्र हुई, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन का जैसे ही समाप्ति हुआ ना तो यूरोप के विजयी जितनी सारी शक्तियाँ थी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था। वियना सम्मेलन का मेन रीजन था ना कि नेपोलियन जैसे राजतंत्र लेकर आया ना तो उसको हटाने के बाद, हरा देने के बाद फिर से पहले जैसी अवस्थाओं को लेकर आना था। इस सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था, इसलिए इसको मेटरनिख युग भी कहा गया था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिख था। इससे सम्मेलन के द्वारा इटली, जर्मनी, फ्रांस में पुरातन व्यवस्था स्थापित की गई। इटली, जर्मनी और फ्रांस फिर से वहाँ यही सेम व्यवस्था को स्थापित किया गया। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत बुब्रो राजवंश का पुनर्स्थापना किया गया और वहाँ के लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। बुब्रो वंश लुई 18वां के फ्रांस के राजा बना। यहाँ से फिर आपको देखिए एक नया वंश की शुरुआत होगा बुब्रो वंश का। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना बहुत काफ़ी है बाबू। आज लोग इंट्रोडक्शन था आपको ये यूरोप में राष्ट्रवाद का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझें कि राष्ट्रवाद के ये समाप्ति यानी कि नेपोलियन के अंत के बाद आखिर नए नए वंश की उत्पत्ति हुआ, तो ये किस तरह से हम लोग को आगे ये सभी चीज़ों का स्वतंत्रता मिला। तो हम ये सभी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय बाबू। आप लोगों को रोक दीजिए तो।